नमस्कार, आप सभी का अपने परिवार करियर टीवी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज हल करेंगे। ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना लेते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध प्रसिद्ध वादक उस्ताद विंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य था। जो हमारे विंदा खान जी हैं, यह किस यंत्र को बजाते थे या किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? कौन सा है? सारंगी है, वायलिन है, मृदंग है या फिर संतूर है? तो विंदा खान जी किस यंत्र को बजाते थे, किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो विंदा खान जी किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? वह बजाते थे ऑप्शन ए सारंगी को। किसको बजाते थे? सारंगी। सारंगी वादक थे कौन? उस्ताद उस्ताद बिंदा खान। बिंदा खान जी जो थे वह किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? किसको बजाते थे? सारंगी। सारंगी को बजाते थे कौन? बिंदा खान जी बजाते थे। सारंगी को कौन? बिंदा खान जी बजाते थे। इसके कुछ अन्य वादक क्या है? अन्य अन्य वादक कौन है? सारंगी के जो अन्य वादक हैं वह कौन है? इसके सारंगी के अन्य वादक। तो सारंगी के अन्य वादक कौन है? कौन है? सारंगी के जो अन्य वादक हैं उनमें कौन है? बताइए आप लोग, कौन कौन सारंगी को बजाता है? तो कौन बजाता है? पंडित राम पंडित राम नारायण। कौन कौन बजाता है? पंडित राम नारायण। और कौन बजाता है इसको? सारंगी। पंडित राम नारायण। और कौन है? पंडित राम नारायण हो गए। आसिफ खान। कौन? आसिफ खान। आसिफ खान। आसिफ खान है। और कौन है? सावरी खान। कौन? सावरी खान। किससे संबंधित है ये लोग? सारंगी से संबंधित हैं। ये लोग किस किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी से संबंधित है। क्या होगा? बिंदा खान। बिंदा खान हो गया। संतोषी मिश्रा। क्या है? संतोषी मिश्रा। ये जो लोग हैं कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? सारंगी। सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है। कौन कौन लोग? पंडित राम नारायण, आसिफ खान, सावरी खान, बिंदा खान और संतोषी मिश्रा। ये लोग किससे संबंधित है? किस वाद्य यंत्र से? सारंगी से संबंधित है। अब बात आती है किसकी? वायलिन की। किसकी? वायलिन बजाने वाले कौन कौन हैं? वायलिन। वायलिन से संबंधित जो है वह कौन कौन व्यक्ति हैं, या वायलिन यंत्र से संबंधित कौन कौन व्यक्ति हैं? तो वायलिन में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि वायलिन दिवस जो होता है वह कब मनाया जाता है। वायलिन में सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि वायलिन दिवस कब मनाया जाता है। वायलिन दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वायलिन दिवस मनाया जाता है। कब? 13 दिसंबर को मनाया जाता है। इससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं? बाला भास्कर हो गए। बाला भास्कर। और कौन है? अदरक शंकर। अदरक शंकर। अदरक शंकर हो गए। किससे संबंधित है? वायलिन से संबंधित है। कौन? बाला भास्कर, अदरक शंकर। और कौन संबंधित है? वायलिन से। और कौन कौन संबंधित है? और कौन संबंधित है? जौहर अली खान। कौन? जौहर जौहर अली खान। यह भी किससे संबंधित है? वायलिन से संबंधित है। और और जो इससे संबंधित है वह कौन संबंधित है? कौन है? काला रामनाथ। कौन? काला राम काला रामनाथ। और कौन हो गया? एल शंकर आदि। एल
एल शंकर। वायलिन, वह सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे वायलिन में कि वायलिन दिवस जो होता है वह कब मनाया जाता है? 31 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? 31 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वायलिन दिवस मनाया जाता है। वायलिन से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं? बाला भास्कर जी हैं, अदरक शंकर जी हैं, एल शंकर जी हैं, कालाराम नाथ जी हैं और जौहर अली खान जी हैं। ये लोग किससे संबंधित हैं? वायलिन से संबंधित हैं। अब हम क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे क्या? मृदंग। क्या देखेंगे? मृदंग। मृदंग मृदंग से संबंधित जो व्यक्ति हैं कौन कौन से हैं? किससे संबंधित? मृदंग जी से जो संबंधित व्यक्ति हैं वह कौन कौन से हैं? किससे? मृदंग वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो मृदंग यंत्र से संबंधित व्यक्ति जो हैं वह कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं मृदंग यंत्र से संबंधित? टीके मूर्ति। कौन है? टीके टीके मूर्ति। सबसे पहले जो व्यक्ति हैं वह कौन है? टीके मूर्ति। फिर कौन हो जाएंगे? कौन है दूसरे? बेल्लोर जी, गलेर जी। और कौन है? मृदंग से संबंधित कौन कौन है? टीके मूर्ति, गलेर जी, राम मोहन राव। कौन है? राम राम मोहन राव। और कौन संबंधित है मृदंग से? टीके मूर्ति, राम मोहन राव, गलेर जी। और कौन संबंधित है? और कौन संबंधित है? गोपाल कृष्ण। कौन? गोपाल गोपाल कृष्ण आरती। ये लोग किससे संबंधित हैं? मृदंग से संबंधित है। मृदंग जो वाद्य यंत्र है इससे कौन कौन लोग संबंधित हैं? टीके मूर्ति, राम मोहन राव, दिलेर जी और गोपाल कृष्ण आदि लोग इसी से संबंधित हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि संतूर वादक। संतूर जो है, संतूर वादक कौन कौन से व्यक्ति हैं? संतूर संतूर से संबंधित जो व्यक्ति हैं वह कौन कौन से? संतूर से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो संतूर से जो व्यक्ति संबंधित हैं वह कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं संतूर से संबंधित? कौन से हैं? पंडित बिलास शर्मा। कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा। सॉरी, पंडित शिव कुमार पंडित शिव कुमार शर्मा। कौन कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा। और कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और कौन है? उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर उस्ताद उस्ताद जाकिर हुसैन। और कौन हो गया? और कौन है? पंडित भीमसेन। कौन? पंडित भीमसेन जोशी। कौन? पंडित भीमसेन पंडित भीमसेन जोशी। ये लोग किससे संबंधित है? संतूरवाद से संबंधित है। संतूर से कौन कौन संबंधित है? पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद जाकिर हुसैन और पंडित भीमसेन जोशी। ये लोग किससे संबंधित हैं? संतूर से संबंधित हैं। मृदंग से टीके मूर्ति, राम मोहन राव, वेल्लेयर जी और गोपाल कृष्ण जी संबंधित हैं। फिर आते हैं किस पे? वायलिन पे। वायलिन दिवस सबसे पहले कब मनाया जाता है? वायलिन दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? 13 दिसंबर को मनाया जाता है। इससे कौन कौन से व्यक्ति संबंधित हैं? बाला भास्कर, अदरक शंकर, एल शंकर, कालाराम नाथ, जौहर अली। और जो सारंगी है, सारंगी से कौन कौन संबंधित है? पंडित राम नारायण, आसिफ खान, साबरी खान, विंदा खान और संतोषी मिश्रा। ये लोग किससे संबंधित हैं? सारंगी से संबंधित है। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत
संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। नेतृत्व का वह कौन सा सिद्धांत है जो संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है? नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत है जो संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है? कौन सा है? स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत व आनुवांशिक सिद्धांत। तो नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो वह कौन सा सिद्धांत माना जाता है? ऑप्शन बी, बहुकारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? ऑप्शन बी, बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत जो है यह क्या है? नेतृत्व का एक संपूर्ण और वैज्ञानिक सिद्धांत है। कौन सा? बहुकारक का सिद्धांत। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा भारत का पहला निर्माणाधीन हवाई अड्डा कौन सा है जहां पर क्या होगा? कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा। कार्बन का उत्सर्जन जो है वह शून्य होगा और उसका निर्माण 2024 में पूरा भी कर लिया जाएगा। वह कौन सा एक हवाई अड्डा है? कौन सा है? ग्वादर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या लुधियाना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसमें से कौन सा हवाई अड्डा है जहां पर कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से क्या होगा? वहां पर शून्य होगा और उस हवाई अड्डे का जो निर्माण है वह 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। तो वह कौन सा हवाई अड्डा है? वह हवाई अड्डा कौन सा है? नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा हवाई अड्डा है? नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जब नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था तो यहाँ पर रहने वाले लोगों से जो भूमि ली गई थी, जो भूमि ली गई है इस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बनाने के लिए, उसके बाद उन लोगों को पुनर्निवास के लिए कितना हेक्टेयर भूमि दी गई थी? 52 हेक्टेयर भूमि। कितनी? 52 हेक्टेयर। कितने हेक्टेयर भूमि दी गई? 52 हेक्टेयर भूमि प्रदान की गई थी। किसको? जिन लोगों ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण में अपनी भूमि को दिया था या इसके दायरे में वो लोग आते थे, उनको 52 हेक्टेयर भूमि दी गई थी। जैसे ही हमारा नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर तैयार हुआ, जैसे ही हमारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर तैयार होगा, इसके बनने के बाद यूपी भारत का पहला 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य बन जाएगा। जैसे ही नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कार्य पूरा होगा या जैसे ही यह बनकर तैयार होगा तो क्या होगा? यूपी भारत का सबसे पहला राज्य बनेगा क्या? जिसमें 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला पहला राज्य बन जाएगा। कौन सा राज्य? यूपी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? तो कौन सा होता है? जनरल होता है, एयर चीफ मार्शल होता है, एडमिरल होता है या उप लेफ्टिनेंट होता है? भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड होता है? कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? वह होता है कौन? एडमिरल होता है। कौन होता है? एडमिरल। यहाँ पर क्या होता है? नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कमीशन होता है। कौन? एडमिरल होता है। इसको रैंक के आधार पर क्या कहते हैं? रैंक के आधार पर
रैंक के आधार पर इसे क्या कहा जाता है? किसको? एडमिरल को। एडमिरल को रैंक के आधार पर क्या कहा जाता है? एडमिरल को रैंक के आधार पर क्या कहा जाता है? चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। क्या कहा जाता है? चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कहा जाता है। एडमिरल को रैंक के आधार पर क्या कहा जाता है? चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कहा जाता है। किसको? एडमिरल को कहा जाता है। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय जो थे उनको गांधी जी के 11 सूत्री चेतावनी दी गई थी वह क्या थी? इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? उसमें से एक चेतावनी जो इस चेतावनियां दी गई हैं इसमें से कौन सी चेतावनियां जो है वह सही है? तो कौन सी सही है? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना या राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। इसमें से कौन से हैं जो सही है? या 11 सूत्री में जो 11 मांगे की गई थी, सूत्रीय मांगे गांधी जी के द्वारा किससे? वायसराय से। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में जो पहला वायसराय था उससे जो 11 मांगे की गई थी, कौन सी 11 सूत्रीय मांगे, उनमें से कौन सी है? कौन सी मांगे की गई थी? तो वो जो मांगे हैं इसमें से कौन सी मांगे की गई थी? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना मांग नहीं की गई थी। भू राजस्व में 50% की कमी करना की गई थी मांग। क्या कहा गया था? कौन सी एक मांग थी उसमें से? यह मांग थी भू राजस्व में 50% की कमी कीजिए। फिर दूसरी क्या थी? राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। यह भी मांग की गई थी। जो राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। तो गांधी जी की कौन सी 2 मांगे थी? कौन ऑप्शन क्या सही होगा? 1 और 2, 2 और 3। तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा तीसरा सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें जो कुछ मुख्य थी वह कौन कौन सी? जो मुख्य 11 सूत्रीय मांगे थी उसमें से जो 11 सूत्रीय मांगे थी उनमें से जो कुछ मुख्य हैं वह कौन कौन सी हैं? कौन कौन से मुख्य मांगे हैं? पहली मुख्य मांग कौन सी थी? भू राजस्व में 50% की कमी करना। दूसरी कौन सी थी? राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। जो तीसरी थी, तीसरी जो राज पहली, दूसरी और तीसरी, तीसरी जो मुख्य मांग थी वह क्या थी? तीसरी मुख्य बात क्या थी? सेना के व्यय में 50% की कमी करो। क्या थी? सेना के व्यय में 50% की कमी। सेना के व्यय में 50% की कमी। और चौथी कौन सी थी? मुख्य जो चौथी मांग थी वह क्या थी? नमक कर को समाप्त किया जाए। नमक कर को समाप्त करना। नमक कर को समाप्त करना। सेना के व्यय में 50% की कमी करना, नमक कर को समाप्त करना। जो ये 4 थी, जो 11 सूत्री मांगे थे उनमें से जो 4 मुख्य थी, कौन कौन सी? भू राजस्व को 50% कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, और क्या था? सेना पर जो व्यय किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा उसमें 50% की कमी करना, और क्या था? नमक कर को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें सबसे छोटा दिन जो होता है वह कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? कौन सा होता है? 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च या फिर 23 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है या कब होता है? सबसे छोटा दिन कब होता है? तो यह कब होता है? ऑप्शन बी 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। कब? 21 जून को होता है। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूची क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए, अनुसूचित जनजाति जो है उसके संरक्षण के लिए जो
अनुसूची क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की जो शक्ति होती है वह किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, राज्य के मुख्यमंत्री के पास या भारत के उपराष्ट्रपति के पास? तो यह जो शक्ति होती है यह किसके होती है? किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? वह कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 213 या फिर अनुच्छेद 212? कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो वह अनुच्छेद कौन सा है? वह है अनुच्छेद 13। कौन सा है? अनुच्छेद 13 बिल्कुल राइट रहेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहने वाला है यहाँ पर। अनुच्छेद 213 के तहत क्या होता है? राज्य का जो राज्यपाल है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213 के तहत क्या प्रदान किया गया है? राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213 के तहत यह शक्ति प्रदान की गई है। इसका जो अध्यादेश आदेश होता है यह कब तक मान्य रहता है या इसका प्रभाव कब तक रहता है? इसका प्रभाव 6 माह तक रहता है। इसका जो प्रभाव रहता है वह कब तक रहता है? 6 माह तक ही रहता है। जो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाएगा उसका प्रभाव कब तक रहेगा या उसका पालन कब तक करना अनिवार्य है? 6 माह तक पालन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी किताब इसमें से है जो सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी है? द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द गोल्डन बर्थ, द बर्थ ऑफ टाइम। तो इसमें से कौन सी एक पुस्तक है जो सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक है वह पुस्तक कौन सी है? द गोल्डन बर्थ। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। द गोल्डन बर्थ जो पुस्तक है वह सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? ग्रीम। किसके द्वारा? ग्रीम ब्रदर्स के द्वारा। ग्रीम ब्रदर्स के द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक? द गोल्डन बर्थ। यह किसके द्वारा लिखी गई? सरोजिनी किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू के द्वारा। सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड किसके द्वारा लिखी गई? यह भी सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई। द ब्रोकन विंग यह किसके द्वारा लिखी गई? यह भी सरोजिनी नायडू के द्वारा ही लिखी गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता कौन सी है? कि मिश्रित खेती की जो प्रमुख विशेषता है वह कौन सी है? कौन सी है? नकदी और खाद्यान्न दोनों फसलों की साथ साथ खेती करना, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से मिश्रित खेती की जो मुख्य विशेषता है वह कौन सी है? मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता कौन सी है? मुख्य विशेषता जो होती है मिश्रित खेती की उसमें क्या होता है? उसमें पशुपालन के साथ साथ ही फसलों का उत्पादन किया जाता है। फसलों के उत्पादन के साथ साथ ही
पशुपालन किया जाता है या पशुपालन के साथ साथ ही फसलों का उत्पादन किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पशुपालन और फसल उत्पादन एक साथ करना। यह क्या कहलाता है? यही क्या कहलाता है? मिश्रित खेती कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रित खेती कहलाता है। मिश्रित खेती किसे कहते हैं? जहां पर पशुपालन के साथ साथ फसल का उत्पादन किया जाता है अथवा फसल उत्पादन के साथ साथ ही पशुपालन किया जाता है, उसे ही मिश्रित खेती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? किस राज्य में बहिनी क्या है? बहिनी दरबार समाचार पत्र। समाचार पत्र का नाम क्या है? बहिनी दरबार। जो कि बहिनी दरबार समाचार पत्र जो है वह किस प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है? महिलाओं के द्वारा लिखा जाता है और महिलाओं के लिए ही प्रकाशित किया जाता है। वह किस राज्य में किया जाता है? पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में? बहिनी दरबार जो समाचार पत्र है वह किस देश में प्रकाशित, किस राज्य में प्रकाशित किया जाता है? कहां पर किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। बहिनी समाचार पत्र, बहिनी दरबार समाचार पत्र का प्रकाशन कहां पर किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा। कहां पर किया जाता है? क्या है? बहिनी दरबार समाचार पत्र। बहिनी दरबार समाचार पत्र जो है वह कहां पर प्रकाशित किया जाता है? कहां पर प्रकाशित किया जाता है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश के अंदर इसका प्रकाशन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बहिनी दरबार समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा। महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए। महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए। बहिनी दरबार समाचार पत्र का प्रकाशन किस लिए किया जाता है? महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए इसका प्रकाशन किया जाता है। किसका? बहिनी दरबार समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। यह कैसा है? जो बहिनी दरबार समाचार पत्र है यह कैसा पत्र है? हस्तलिखित समाचार पत्र है। हस्तलिखित समाचार पत्र है। हस्तलिखित समाचार पत्र। जो बहिनी दरबार समाचार पत्र है यह कैसा समाचार पत्र है? हस्तलिखित समाचार पत्र है। किसके द्वारा लिखा जाता है? महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए ही लिखा जाता है। और इसकी भाषा क्या रहती है? इसकी भाषा क्या है? जो बहिनी समाचार पत्र, बहिनी दरबार समाचार पत्र है यह किस भाषा में लिखा जाता है? किस भाषा में लिखा जाता है? बघेली भाषा में लिखा जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर बहिनी दरबार समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए। और यह कैसा समाचार पत्र है? यह एक हस्तलिखित समाचार पत्र है। और इसकी भाषा कौन सी है? इस पत्र की, समाचार पत्र की जो भाषा है वह कौन सी है? इसकी भाषा बघेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? वह कौन सा सिख गुरु है जिसने आदि ग्रंथ को संकलित किया था? कौन सा सिख गुरु है? कौन सा सिख गुरु है जिसने आदि ग्रंथ को संकलित किया था? कौन सा वह सिख गुरु है? कौन सा है? गुरु अंगद, गुरु रामानंद, गुरु अर्जुन देव या गुरु हर राय? कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने आदि ग्रंथ संकलित किया? आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? तो वह सिख गुरु कौन से थे? वह सिख गुरु कौन थे? ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो थे वह उन्होंने क्या किया था? आदि ग्रंथ का संकलन किया था या आदि ग्रंथ को संकलित किया था। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। यह क्या थे? सिखों के कौन से गुरु थे? सिखों के
सिखों के पांचवें गुरु थे। सिखों के पांचवें गुरु थे। जो अर्जुन देव जो थे, गुरु अर्जुन देव जो थे, जिन्होंने क्या किया, आदि ग्रंथ का संकलन किया था, यह सिखों के कौन से गुरु थे? यह सिखों के पांचवें गुरु थे। कौन से गुरु थे? सिखों के पांचवें गुरु थे। कौन? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो थे वह क्या थे? सिखों के पांचवें गुरु थे। और इन्होंने क्या किया था? और इनके कार्य जो हैं, किसके कार्य? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था अमृतसर का निर्माण। क्या करवाया था? अमृतसर का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। गुरु अर्जुन देव जो थे, इन्होंने ही अमृतसर का निर्माण कार्य जो था उसको पूरा करवाया था। किसने पूरा करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने पूरा करवाया था। यह सिखों के कौन से गुरु थे? यह सिखों के पांचवें गुरु थे। कौन से गुरु थे? जो गुरु अर्जुन देव हैं, यह सिखों के पांचवें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की थी? तुलु जो राजवंश था उसकी स्थापना किसने की थी? कौन सा राजवंश? तुलु राजवंश। तुलु राजवंश जो था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? नरसा नायक के द्वारा की गई, कृष्णदेव राय के द्वारा की गई, अच्युत राय के द्वारा की गई, या वीर नरसिंह के द्वारा की गई? तो तुलु राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? वीर नरसिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वीर नरसिंह के द्वारा किस वंश? तुलु राजवंश की तुलु राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी। इसका समय क्या था? जो तुलु वंश का कार्यकाल जो समय था, या जो तुलु राजवंश का समय था, वह समय कितना था? तो वह समय कितना था? 1500 कितना था? इसका समय कितना था? 1505 से 1570 ईस्वी तक। तुलु वंश का समय कितना था? 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक इसने राज्य किया था। यह तुलु राजवंश का शासन चला था। इसका तुलु राजवंश का शासन कितना चला था? 1505 से 1570 ईस्वी तक इसका शासन चला था। तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने की थी। वीर नरसिंह के पिता का नाम? इसके पिता कौन थे? वीर नरसिंह के जो पिता थे उनका नाम क्या था? नाम क्या था? वीर नरसिंह के पिता का नाम क्या था? नरसा नायक। नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिंह, जिसने तुलु राजवंश की स्थापना की थी। तुलु राजवंश का कार्यकाल कितना रहा, या तुलु वंश राजवंश का शासन कितने दिनों तक चला था? यह चला था 1505 से 1570 ईस्वी तक, यानी कि 65 वर्ष तक। 65 वर्षों तक 65 वर्षों तक इसका शासन चला था। किसका? तुलु राजवंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? वह मुस्लिम कौन है जिसने भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण किया था? वह कौन सा मुस्लिम है जिसने भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण किया था? कौन सा मुस्लिम है वह? वह मुस्लिम कौन सा है जिसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था? तो कौन सा मुस्लिम है? वह कौन सा मुस्लिम है जिसने भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण किया था? तो कौन सा मुस्लिम है? फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, या मोहम्मद बिन कासिम? पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो वह मुस्लिम कौन था? मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने का जो सबसे पहला आक्रमण था वह कब था?
711 ईस्वी में कहां पर? सिंध पर। यह कहां का था? जो मोहम्मद बिन कासिम था, यह कहां का था? यह अरब देश का रहने वाला। मोहम्मद बिन कासिम जो था, यह कहां का था? अरब देश का था। अरब देश का था। इसने सबसे पहले भारत पर कब आक्रमण किया? 1711 ईस्वी में सिंध प्रदेश पर इसने आक्रमण किया था, लेकिन इसमें क्या हो गया था? परास्त हो गया था। इसमें परास्त हो गया था। फिर इन्होंने क्या किया? 712 में 712 में फिर से आक्रमण किया। 712 में जब फिर से इसने अरबों ने 712 में फिर से जब आक्रमण किया था, कहां पर? सिंध पर। तो सिंध के राजा उस समय कौन थे? उस समय जो सिंध के राजा थे, सिंध के राजा कौन थे? सिंध के राजा जो थे वह कौन थे? राजा दाहिर। कौन थे? सिंध के राजा दाहिर को हराया। जब 712 में अरबों ने भारत पर फिर से आक्रमण किया था, तो उस समय सिंध के राजा कौन थे? वहां के राजा थे दाहिर, और इन्होंने राजा दाहिर को हराकर सिंध राज्य पर कब्जा किया था। क्या किया था? राजा दाहिर को हराकर सिंध पर अपना कब्जा कर लिया था। किसने किया था? अरबों ने किया था। कब? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में अरबों का दूसरा आक्रमण होता है। कहां पर होता है? सिंध प्रदेश के ऊपर। और उस समय सिंध प्रदेश के राजा कौन थे? वहां के राजा थे राजा दाहिर, और राजा दाहिर को इसने हराकर सिंध प्रदेश पर अपना कब्जा कर लिया था। किसने कर लिया था? अरब देश ने अपना कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपवेद नहीं है? कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शास्त्र शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद, या फिर योग वेद। इसमें से कौन एक उपवेद नहीं है? तो कौन है जो उपवेद नहीं है? वह कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, योग वेद बिल्कुल राइट रहने वाला है। यहाँ पर योग वेद जो है यह एक उपवेद नहीं है। बाकी क्या है? बाकी तीनों ही उपवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? कौन से वह देश है जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है? कौन कौन से देश हैं? वही कौन कौन से देश हैं जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से निकलती है। कितने? 13 देशों 13 देशों से गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है वह कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। कितने देशों से? 13 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं 13 देश जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है? कौन कौन से वह देश हैं जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? कौन कौन से 13 देश हैं जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है? कौन कौन से हो जाएंगे? साओटोम, साओटोम, साओटोम है, गैबन,
साओ टोम, गैबन, और कौन सा है कांगो गणराज, कांगो कांगो गणराज्य, कांगो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, साओ टोम, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, और क्या है युगांडा, युगांडा, केन्या, और क्या है कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, सोमालिया, और क्या है मालदीव, मालदीव, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, किरबाटी, किरबाटी, और कहां से गुजरती है इक्वेडोर, इक्वेडोर, और कहां कहां से गुजरती है इक्वेडोर है, और क्या है इक्वेडोर, और क्या है कोलम कोलंबिया, क्या है कोलंबिया है, और क्या है ब्राजील, क्या है जो हमारी भूमध्य रेखा है वह कुल कितने देशों से गुजरती है 13 देशों से गुजरती है, कौन कौन से साओ टोम, गैबन, कांगो गणराज्य, और क्या है कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, और क्या है ब्राजील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, किरबाटी, और इक्वेडोर। ये जो 13 देश हैं इसमें से कौन सी रेखा गुजरती है हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है, कितने देशों के माध्यम से 13 देशों के माध्यम से। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कोलंबिया, केन्या, और इंडोनेशिया। यहां से क्या गुजरता है भूमध्य रेखा गुजरती है, कौन सी रेखा भूमध्य रेखा यहां से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है, हेमिस गोम्पा नामक जो मठ है वह कहाँ पर स्थित है, कौन सा मठ हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है, कौन सा मठ हेमिस गोम्पा, मठ का नाम क्या है हेमिस गोम्पा, कहाँ पर स्थित है गैंगटॉक के द्वारा, गैंगटॉक में, थिम्पू में, बोध गया में, या फिर लद्दाख में। तो जो हेमिस गोम्पा नामक मठ है यह कहाँ पर स्थित है, यह स्थित है कहाँ पर लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया, भारत में जो काजू है उसका परिचय किन लोगों ने कराया था, या काजू की फसल की शुरुआत किसने की थी, किसकी काजू की जो फसल होती है उसकी शुरुआत भारत में सबसे पहले किसने की थी, या काजू की फसल सबसे पहले किन लोगों के द्वारा भारत में उगाई गई, कौन है डच है, ब्रिटिश है, फ्रांसीसी है, या फिर पुर्तगाली, इसमें से कौन एक है जिसने भारत में काजू का सर्वप्रथम परिचय कराया था, वह कौन है ऑप्शन डी पुर्तगाली बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन डी पुर्तगाली जो है पुर्तगाली बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। पुर्तगालियों के द्वारा अन्य फसलें कौन कौन सी भारत में दी गई, अन्य अन्य फसलें पुर्तगालियों के द्वारा भारत को जो अन्य फसलें दी गई वह कौन कौन सी दी गई थी, भारत में पुर्तगालियों के द्वारा अन्य फसलें कौन कौन सी दी गई थी काजू के अलावा, तो वह फसलें कौन कौन सी थी, कौन कौन सी फसलें थी, कौन कौन सी थी तंबाकू, तंबाकू, और क्या है मूंगफली,
मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई यानी कि मक्का। और क्या दिया गया? और क्या दिया गया पुर्तगालियों के द्वारा? और क्या दिया गया था? किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा टमाटर और शकरकंद, दिया गया। और क्या दिया गया? चीकू, काजू और अमरूद। अनानास, दिया गया। और क्या दिया गया था पुर्तगालियों के द्वारा? शरीफा इत्यादि फसलें। क्या? शरीफा इत्यादि फसलें किसके द्वारा भारत को दी गई? पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में दी गई फसलें। कौन कौन सी दी गई? तंबाकू की खेती कहाँ से आई? पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। मूंगफली को पुर्तगालियों द्वारा ही लाया गया था। आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, अनानास और शरीफा, ये फसलें भारत में किसकी देन है? किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगालियों ने इसके अलावा और हमें क्या दिया? पुर्तगालियों ने इन फसलों के अलावा भारत को क्या दिया? तो भारत को उसने क्या दिया था? भारत को इसने क्या दिया? प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग। क्या बताया इसने? क्या दिया था सबसे पहले? पुर्तगालियों ने क्या दिया? प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग। प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग हमें करना किसने बताया? पुर्तगालियों ने बताया। और क्या किया था? और इसने क्या किया था? जहाजों का निर्माण उद्योग, जहाजों का निर्माण उद्योग। जहाजों का जो निर्माण है वह किसने सिखाया? या जहाजों के निर्माण की तकनीकी को भारत में कौन लेके आया? तो कौन लेके आया था? पुर्तगाली लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? वह कौन भारतीय है? वह कौन सा भारतीय राष्ट्रपति है जिसने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और उसके लिए जेल भी गए थे? वह कौन भारतीय है? कौन है? वीवी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन? क्या इसमें से कौन सा राष्ट्रपति है जिसने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उसके लिए जेल भी चले गए? वह कौन से भारतीय राष्ट्रपति हैं? वह कौन से भारतीय राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए वीवी गिरी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? वीवी गिरी जो है उन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और उसकी स्वतंत्रता के लिए जेल भी चले गए थे। कहाँ गए थे? जेल भी चले गए थे। कौन? वीवी गिरी चले गए थे। और यह भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? जो वीवी गिरी थे यह भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? यह चौथे राष्ट्रपति थे। कौन? चौथे राष्ट्रपति। चौथा राष्ट्रपति कौन था भारत का? तो वह कौन थे? वीवी गिरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 6 मई, 5 दिसंबर या फिर 5 जून? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण का दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है परीक्षा में। क्या पूछा जाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया या कब बना? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो बना या कब बना या कब पारित किया गया?
तो यह कब पारित किया गया था? कौन सा अधिनियम? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 19 नवंबर। कब? कब पारित किया गया? 19 नवंबर 1986 को पारित किया गया। कब? 19 नवंबर 1986 को यह पारित किया गया। कौन सा अधिनियम 19 नवंबर 1986 को पारित किया गया था? कौन सा वह नियम है? वह नियम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। यह कब पारित किया गया? 19 नवंबर 1986 को पारित। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।